ठीक है, आप एक मेन क्वेश्चन ले, जैसे सटायर का क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पार्ट डायनेमिक्स का पूछ रहे हैं, आप सारा सटायर वाला लिखा है। ठीक है, आपने सिर्फ सटायर को जो है वो कन्वर्ट करना है सटायर वाले क्वेश्चन को पावर डायनेमिक्स में, यानी कि आप सटायर, जाहिर बात है वो पावर डायनेमिक्स सटायर के थ्रू ही शो कर रहा है क्योंकि स्विफ्ट है ही सटायरिस्ट। तो वो जो है उसने किस तरीके से अपनी सटायर के थ्रू पावर डायनेमिक्स को शो किया, आपने उसको शो करना है। और हर जगह देखिए उसने पावर डायनेमिक्स शो किए हैं। और एक तरफ जो आखिरी जो लास्ट वॉयज है उसके अंदर पावर डायनेमिक्स क्या था कि इंसान के पास अथॉरिटी है उसकी बॉडी की। ठीक है, हमारे पास है ना, हमारी, हम अपने जो बॉडी है उसको जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हैं। हम अपनी आंखों को, कानों को, अपनी जिंदगी को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है जैसे जिंदगी, हम दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं और हम शायद बोर हो रहे हैं, इस वजह से पता नहीं हमें फिर व्हाट्सएप की जरूरत भी पड़ती है, फिर फेसबुक की भी जरूरत पड़ती है और पता नहीं क्या क्या क्या। लास्ट वॉइस के अंदर उसने दो तरह के लोग दिखा दिए। ठीक है, उसने दो तरह की कौमें दिखा दी। एक वो कौम थी जो बिल्कुल ही नफ्स परस्त किस्म की कौम थी, जो कि अपने, उन्होंने अपनी पार कैसे इस्तेमाल की, उन्होंने अपनी पार गलत कामों में इस्तेमाल की, वो थे याहूस एंड द ला। और जो घोड़े थे, जो हाइनम्स थे, उन्होंने अपनी पार कैसे इस्तेमाल की, उन्होंने रेशनल वर्ल्ड क्रिएट की अपनी पार के थ्रू और उन्होंने एक परफेक्ट वर्ल्ड यूज की। इसी तरीके से फिर वो वहां पे एक बहुत बड़ा सटायर करता है गुलिवर की, यहाँ पे कि यहाँ पे ना कोई लॉयर है, यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है जो किसी की सेहत तबाह करे, या ना कोई अदालतें, ना कुछ और है जो कि लोगों को तबाह करे। इट मीन्स कि ये जितने भी प्रोफेशन हैं, अगर इनको पार दी जाती है तो वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज उसने पूरे गुलिवर ट्रैवल के अंदर जो है इंसान को एक्सपोज किया कि वो पार को किस तरीके से यूज करता है और किस तरह वो जो है करप्टेड उसकी, क्योंकि देखें ये जो ऑगस्टन एज है ना, इसके अंदर जो था ना एक हीरो का कॉन्सेप्ट कि वो बड़ा नेक होता है और वो इस तरह से, इन्होंने कहा नहीं, इंसान जो है ना ही इज प्रोन टूवर्ड्स इवल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज प्रोन टूवर्ड्स इवल। तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड काइंडली वो कहते थे, ये वाले जो राइटर्स थे, चाहे वो पॉप था, स्विफ्ट था, डॉक्टर फॉस्टस के अंदर आप देखें, जो क्रिस्टोफर मार्लो ने फॉस्टस का कैरेक्टर बड़ी खूबसूरती के साथ क्रिएट किया, उसने यही तो बताया है कि इंसान इतना इल्म हासिल करने के बाद भी जब तकब्बुर में पड़ता है तो वो अपनी पार का गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो पार करप्ट अ मैन, और ये जो इल्म का तकब्बुर है ना, वो सबसे बड़ा बुरा तकब्बुर है। और आपको कल मैंने एक कोट भी लिखवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसने लास्ट वॉयज के अंदर जाके ह्यूमन प्राइड को शो किया। ठीक है, उसने उसको जो है टारगेट किया ह्यूमन प्राइड को, कि ये ह्यूमन प्राइड है कि इनवर्डली वो इतना बुरा है, इतना बुरा, और उसको खुद पता नहीं है। तो एक्चुअली गुलिवर को अपना आप नजर आया था जो उसको फर्स्ट 3 वॉयजेस के अंदर नहीं नजर आया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन गुलिवर ट्रैवल, लैंग्वेज इज आल्सो यूज्ड टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। मैनिपुलेट कहते हैं बातों के जरिए, अल्फाज के जरिए किसी भी जो आम आवाम है ना उनको मैनिपुलेट कर लेना। आप ये देखें कि जब बेनजीर आई थी तो वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के आई थी, यानी कि उसके वर्ड्स इतने मैनिपुलेटिव थे कि लोग उसको वोट दिया और वो आ गई। इसी तरीके से इमरान खान की एक कंपेन चली और आया तब्दीली आई रे। ठीक है, और वो तब्दीली के नाम पे इमरान खान आ गया। ठीक हो गया। तो इट मीन्स के अब वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो लैंग्वेज है ये यूज होती है टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी, इंसान जो है। और इन गुलिवर ट्रैवल उसने मैनिपुलेट किया है किसको, पार्ट और सोसाइटी को। अब इसके अंदर उसने लैंग्वेज में जो जो डिवाइसेस यूज किए हैं, आप इसको मतलब बताएंगे कि उसने लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज किया। उसने सटायरिकल अप्रोच यूज की और उसमें डिफरेंट सटायरिकल डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल किए। तो उसका ये कहना था, स्विफ्ट का जो प्रो स्टाइल था वो डिफरेंट था फ्रॉम द अदर सटायरिस्ट। ठीक है, और उसका ये कहना था कि लैंग्वेज जो है उसको यूज किया जा सकता है टू मैनिपुलेट द पावर एंड द सोसाइटी। ठीक है, वो ये लैंग्वेज ही होती है जिसके थ्रू हम मैनिपुलेट करते हैं पावर और सोसाइटी को। आप ये देखें कि एक लीडर का जो नारा होता है ना,
चाहे वो सही डायरेक्शन में हो या गलत डायरेक्शन। अगर उसकी स्पीच में दम है ना, वो पूरी कौम को गुमराह भी कर सकता है और पूरी कौम को सीधी राह पे भी ला सकता है। इसी तरीके से ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो या फिर वो दो रिलीजियस पार्टीज के दरमियान हो या वो दो मुल्कों की जंग हो, एक्चुअली लोग लड़ते हैं अपने लीडर्स के पीछे। और लीडर्स के पास ये पार होती है कि वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू उनके पास इतना असर होता है। तो वो जो है वो क्या कहता है कि भाई मैंने तो लिखा है, एक और मैं कोट पढ़ रही थी कि आई राइट टू, कि उसने कहा था कि ब्लड इनटू इंक मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये स्विफ्ट ने कहा था कि मैं जो हूँ ब्लड को इंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि मैं ये जितनी भी इस तरह की कोट जरा देखिएगा बेटा, इंटरनेट पे आपको मिलेगी। कल परसों ही बैठी पढ़ रही थी कि ब्लड इनटू इंक, आई वांट टू कन्वर्ट द ब्लड द होल ब्लड ऑफ वर्ल्ड इनटू द इंक। यानी कि वो ये कहना चाहता था कि मैं जितनी भी ये जो गलत करप्शन है, ये सारी चीजें, इनको अपने पेन के साथ लिखना चाहता हूँ। तो गुलिवर ट्रेवल्स के अंदर जो है जोनाथन स्विफ्ट ने डिफरेंट लैंग्वेज टूल्स यूज किए to manipulate power in society. He wants to instruct the society. He wants to give them right direction. और वो फिर उसने कहा था कि I want to vex the world rather than divert it. ठीक है, तो उसने इंस्ट्रक्टिव और इसके लिए यूज किया था ताकि वो पावर और सोसाइटी को मैनिपुलेट कर सके टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। क्योंकि उसकी जो दौर की जो पावर थी और सोसाइटी थी वो फुली करप्शन में डूबी हुई थी। उसके लिए उसने डिफरेंट लैंग्वेज टूल्स यूज किए। उसने उसने पोइट्री और प्रोज का सहारा लिया था और उस सहारे के जरिए, उस प्रोज के जरिए उसने अपने अवाम को, आम अवाम को ये मैसेज दिया था कि इंसान के अंदर ये बुराइयां हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ये बुराइयां हैं और हमें इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, जोनाथन स्विफ्ट एज अ मॉरलिस्ट एंड जोनाथन स्विफ्ट के सैटारिकल डिवाइसेस। उसने कौन कौन से लैंग्वेज टूल्स यूज किए हैं टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। ठीक है, उसमें टेल ऑफ द टब वाला भी आ जाएगा कि उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी पावर एंड सोसाइटी को, लेकिन वो जो क्वीन एनी थी वो नाराज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे कि उसने कौन कौन से टूल्स यूज किए थे। और जब एक राइटर जो है वो ये टूल्स यूज करता है तो किस तरीके से उसको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत क्रिटिक्स होते हैं। उसके बाद वैसे एक और चीज आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों को 4 मैं प्रोज राइटर्स करवाऊंगी। बेकन हो गया, गुलिवर हो गया, उसके बाद आप लोगों का रसल होगा और एडवर्ड सैड होगा। 4 होंगे। बेकन, गुलिवर और रसल में से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किसी एक बुक में से 2 सवाल आते हैं। मोस्टली गुलिवर में से या 2 आ जाते हैं या बेकन एसेस में से 2 आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का बेटा कोई क्वेश्चन आया ना, काइंडली इसको हैंडल मत कीजिएगा, क्योंकि जिसने 2018 में इस क्वेश्चन को हैंडल किया, स्टूडेंट अपने मिजाज के हिसाब से उसको हैंडल करके आ जाते हैं और वो फिर अगर आपको लगता है ना आप ये क्वेश्चन हैंडल नहीं कर सकते, या देन गो फॉर द नेक्स्ट वन। आप लोगों को इसीलिए एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो या तो उसको आखिर में आप सॉल्व करें या फिर आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश ही ना करें, जो सीधे सीधे सवाल हैं उनको सॉल्व करें। हाँ जी हसना। मैम इस क्वेश्चन में सिर्फ एग्जैगरेशन तो नहीं पूछी गई कि हम सिर्फ एग्जैगरेशन बयान करें rather than all satirical devices? नहीं 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 हसनात, ये जनरल क्वेश्चन है। लैंग्वेज इज यूज टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। जैसे उसने कहा ना कि जब वो लपूटा में जाता है तो वो जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो लैंग्वेज यूज की गई थी। एक्चुअली उसके कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई वो बादशाहों के कहने पे लिखी गई थी। ठीक है, ताकि पावर और सोसाइटी को मैनिपुलेट किया जा सके। यही इसी वजह से हमारा मीडिया यूज होता है, इसी वजह से हमारा अखबार यूज होता है। एक्चुअली लैंग्वेज ये बहुत बड़ा, ये जो पेन है ना, दैट इज द, वो कहते हैं कि ये तलवार से बड़ा एक हथियार है। आप वो एक बुरा जो होता है ना आलिम, या एक बुरा लीडर जो होता है, वो अपने पीछे पूरी कौम को तबाह कर देता है। ठीक है, और एक अच्छा जो आलिम या एक अच्छा लीडर होता है वो अपनी पूरी कौम को अपने साथ लेके चलता है। तो क्यों उसके, अल्लाह ताला ने ना उसकी जबान में या उसके
पेन के अंदर ना पार दी होती है। कुछ लोग होते हैं, आप कभी अपनी सोसाइटी में देखिएगा, अल्लाह ताला ने ना उनको एक अंदाज़े बयां दिया होता है। इसी तरीके से अल्फाज असर करते हैं। देखिए ना, आपसे कोई प्यार से बात करता है, आपके ऊपर एक डिफरेंट इफेक्ट होता है। आपसे कोई सख्ती से बात करता है, आपके ऊपर एक डिफरेंट इफेक्ट होता है ना। इट मीन्स कि लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमारी असर करती है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो यूज होती रही है हमेशा से। गुलिवर्स ट्रेवल्स के थ्रू उसने ये शो किया है कि टू मैनिपुलेट पावर इन सोसाइटी, लोगों के अंदर ये शो किया गया कि साइंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है और मीनिंगलेसनेस ऑफ साइंस जो है वो देखी गई, लेकिन लोगों का दिमाग तो चेंज कर दिया गया ना। हम लोग एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, लेकिन नॉलेज नॉट फॉर द सेक ऑफ विजडम। ठीक है, हमारा नॉलेज विजडम तक जाता ही कोई नहीं है, हमारा नॉलेज जाता है सीधा डिग्री की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, टारगेट जो होना चाहिए वो नहीं है। तो दैट इज द थिंग कि लैंग्वेज को यूज किया जाता रहा है हिस्ट्री से लेके अब तक, जस्ट टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। एंड आफ्टर आफ्टर दैट फिर आप लिखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज को यूज किया जाता रहा है। और उसके बाद जो है स्पेशली वो जो हिस्टोरियंस और साइंस और ये सारा कुछ, और फिर उसके बाद जो जॉनथन स्विफ्ट ने अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज किया इन गुलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, उसने किस तरीके से पावर एंड सोसाइटी को जो है वो टारगेट किया है, और उसने किस तरीके से अपनी सोसाइटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, मैनिपुलेट करना कि हमारा एक व्यू पॉइंट होता है, उससे उनका व्यू पॉइंट हटा देना। ठीक है, बाज होते हैं लोग, आपका व्यू पॉइंट चेंज कर देते हैं जिंदगी गुजारने का। आपका अचानक से उसकी ऐसी बात कोई असर कर जाती है कि आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। इसको मैनिपुलेट यानी कि अपने इशारों पे नचाने को मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने किसी को मैनिपुलेट कर दिया, मैंने किसी को अपने इशारों में, मैंने कहा ना लोग नवाज शरीफ और इमरान खान की खातिर मरने में तैयार हो जाते। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैनिपुलेशन। कि किस तरीके से अल्फाज की गेम के साथ जो है लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और यही मीडिया के थ्रू होता आया है। और यही पहले जर्नल्स लिखे जाते थे, जब जॉनथन स्विफ्ट था उसके दौर में जर्नल्स हुआ करते थे ना, जर्नल्स लिखे जाते थे। तो ये बेटा एक जनरल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को काइंडली हैंडल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन देखे ना, पूरा ऐसे है, लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज टू मैनिपुलेट द सोसाइटी। ठीक है, लैंग्वेज यूज हुई है उसके अंदर टू मैनिपुलेट द पावर एंड सोसाइटी। उसके बाद 2017 में देखें, एकेडमी इन लगाडो इन गुलिवर ट्रैवल क्रिटिक और अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, वो कहता है कि जो एकेडमी थी लगाडो में, गुलिवर्स ट्रैवल्स में, वो एक क्रिटिक था हमारी अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्निटी का। ठीक है, वो लगाडो में जो कुछ हो रहा था, हम लोग मॉडर्निज्म के नाम पे, मॉडर्न नॉलेज के नाम पे, हम एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं। डिस्कस द थीम ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन एनी पार्ट ऑफ गुलिवर ट्रैवल्स। थीम ऑफ पावर आपने बतानी है। Satire in Swift is corrosive to extent that it seems that nothing has been left to cherish in our existence as human beings. सटायर जो थी वो स्विफ्ट में वो corrosive थी, यानी कि बिटर सटायर थी, इस हद तक बिटर थी कि इट सीम नथिंग हैज बीन लेफ्ट टू चेरिश इन आवर एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। वो जो मिसएंथ्रोप कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमें लगा कि जैसे हम बहुत ही बुरे किस्म के इंसान। ठीक है, विच इज आवर व्यू, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? तो क्या गुलिवर का ने जिस तरीके से गुलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर ये सटायर की, इतनी करोसिव सटायर की, तो क्या ये ठीक था? ये मिसएंथ्रोपी वाला क्वेश्चन है, वो ये यहाँ पे आएगा। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है स्विफ्ट प्रो स्टाइल का। ठीक है, ये स्विफ्ट का प्रो, फिर उसके बाद स्विफ्ट हैज बीन चार्ज्ड विद मिसएंथ्रोपी। ये यूओएस के क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटिकल सटायर इन फर्स्ट टू पार्ट्स। ये आप लोग लिख लेंगे फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। From your reading of Gulliver's Travels, what impression have you formed of Swift's attitude toward mankind? Swift का एटीट्यूड कैसा था मैनकाइंड की तरफ? क्या वो बिटर सटायरिस्ट था, वो मिसएंथ्रोप था, या फिलैंथ्रोप था? ये आप लोगों ने बताना है। Swift was the greatest satirist in the age of satire. ये मैंने बेटा कल आपको करवा दिया था, उसके सटायरिकल डिवाइसेस आएंगे। और साथ सॉरी, Swift was the greatest, yes, उसका सटायर ऑफ हिज एज आएगा। पहले आप एक पैराग्राफ ये लिखेंगे, और उसके बाद आपने फर्स्ट टू वॉयजेस के अंदर जो उसने बिटर सटायर की, आपने वो इसमें बतानी है।
जो यूओएस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फर्स्ट 2 वॉयजेस में से आ रहे होते हैं। अच्छा जी, स्विफ्ट डिवाइस अ प्रो स्टाइल दैट सूटेड हिज पर्पस वेरी वेल। ठीक है, उसके प्रो स्टाइल पे लिखना है, स्विफ्ट इज नॉट अ रिफॉर्मर बट अ डेमोलिशर। ये भी आपने बताना है कि वो रिफॉर्मर था बल्कि एक डिमोलिशर नहीं था। मिसएंथ्रोप वाले क्वेश्चन को आपने जो है कन्वर्ट करना है। फिर a swift travel to Laputa may or may not be stillbirth, but it contains the same flair and same flame as the rest of Gulliver's travel. स्विफ्ट का जो ट्रैवल था टूवर्ड्स लपूटा वो मे और मे नॉट स्टिल बर्थ, बट वो स्टिल बर्थ तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, इट कंटेन्स द सेम फ्लेयर एंड सेम फ्लेम एज द रेस्ट ऑफ गुलिवर ट्रैवल। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वही सेम फ्लेयर और सेम फ्लेम था जो कि बाकी गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर था। ठीक है, जो वॉयेज ऑफ लपूटा उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे। What are literary techniques, ये मैंने आपको बता दिया था। Satirist is a perfectionist, Swift as a moralist, और उसकी जो discuss with reference to Swift के satirical devices आप लिखेंगे। ये भी satirical devices है। Write the appraisal of Swift versatility as a satirist, ये भी मैंने आपको करवा दिया। Would you agree with the opinion that first 3 part of Gulliver Travel show Gulliver's degeneration? ये ना आया था 2012 के पेपर में आया था, डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन वाला क्वेश्चन। कि फर्स्ट 3 पार्ट जो है गुलिवर्स की डीजेनरेशन को शो करते हैं, while the fourth part show his regeneration. Why degeneration and regeneration? Degenerate इंसान तब होता है जब उसको अपनी फॉलीज नहीं पता होती। फर्स्ट 3 वॉयजेस के अंदर गुलिवर को अपनी खामियां पता ही कोई नहीं थी, इस वजह से वो अपने ऊपर बड़ा प्राउड था कि भाई मैं बहुत चीज हूँ। इसी चक्कर में वो गन पाउडर बताता है, वो बताता है कि भाई हमारी तो सोसाइटी ऐसी है, हम तो ऐसे जीते हैं। लेकिन रीजनरेट इंसान कब होता है, जब उसको अपनी फॉलीज पता चल जाती है। तो फर्स्ट जो लास्ट पार्ट था उसने शो किया था रीजनरेशन। ठीक है, यानी कि इंसान रीजनरेट उस वक्त करता है जब उसको अपनी खामी पता चलती है। देखिए, हम बहुत सारे हम लोग बहस करते हैं ना आपस में, अक्सर आपने नोट किया होगा जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना, वो आपका व्यू पॉइंट सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है, एक्चुअली उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे गलत। वो एक इग्नोर्ड स्टेट ऑफ माइंड में होता है और उसको ये लगता है, उसके अंदर तकब्बुर होता है जो उसका अपना आप, उसको वो अपना आप देख ही नहीं पाता। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मैम हमने बिल्कुल ठीक लिखा था। बेटा, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता, ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो टीचर्स हैं वो कोई पैसे लेके बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। वो बहुत कॉम्पिटेंट एग्जामिनर्स होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट एग्जामिनर्स। ठीक है, उनको बड़ा कुछ देख के सिलेक्ट किया जाता है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे डीजेनरेशन इंसान की क्या है कि उसने गलती की, लेकिन वो कहता है नहीं जी मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था। ठीक है, एक दफा ऐसा भी हुआ, एक दो दफा मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। मैंने ना एक दो, हर साल ऐसे ही होता है, आपको पता है मैं स्टूडेंट्स की ना गलतियां बड़ी निकालती हूँ। जब आप लोग टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो मैं बता रही होती हूँ कि इसके अंदर तो कुछ स्टूडेंट्स की गलतियां ज़्यादा थी, तो लिटरली मैंने उनको बताया कि आपके ना टेस्ट में ये खामियां हैं, इसको यहाँ से इम्प्रूव करें। आप यकीन करें, स्टूडेंट्स इस गुस्से में कि मैम ने हमारी गलतियां निकाली हैं वो एकेडमी छोड़ रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं अगर उस स्टूडेंट से झूठ बोलूंगी तो वो वही गलतियां जाके एग्जाम में कर आएगा। ठीक है, तो दैट इज द डी जनरेशन के हम इतने प्राउड होते हैं कि हमें नहीं लगता कि अगला बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वो हम अपने बीए के मार्क्स ही याद करते रह जाते हैं बेचारे, और उनको पता ही नहीं चलता कि मास्टर्स का लेवल क्या है। फिर जब वो एक साल फेल होके आते हैं ना, फिर वापस फिर मेरे पास ही आते हैं, मैम वो जो आप गलतियां निकालती थी ना वो ठीक थी। यानी कि फिर वो जीरो पे आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मैं उनको पढ़ाना शुरू करती हूँ। और ये एक दफा नहीं, हर साल होता है। वो पिछले साल का स्टूडेंट जो छोड़ के गया होता है एकेडमी, फिर वो होली फेल होता है, फिर वापस आता है, नहीं मैम वो आपने कुछ गलतियां बताई थी मुझे याद है। तो अब क्या होता है, जब उसको वाकई एहसास होता है कि नहीं देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी, सप्ली आई है, तो फिर वो आता पलट के। और आपका जो सच होता है ना बेटा, वो हमेशा, वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, और सच हमेशा आपका बेशक देर से आएगा, उसका रिजल्ट आता जरूर है। तो ये चीज होती है। तो बेटा ये होती है इंसान की डी जनरेशन एंड रीजनरेशन। रीजनरेट इंसान उस वक्त करता है जब उसको सेल्फ अवेयरनेस होती है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर जो
गुलिवर था, उसको सेल्फ अवेयरनेस हो गई, ठीक है, उसको पता चल गया था मेरे अंदर कितनी बुराइयां। तो बेटा जब मुझे बीमारी का नहीं पता तो मैं उसकी दवा क्या, उसका क्या मैं उसकी दवा लूंगी, ठीक है ना। अगर मैं समझती नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मैं दवाई भी नहीं लूंगी, मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मुझे नजला खांसी है तो मैं नजले खांसी की दवाई लूंगी, ठीक है। इसी तरीके से इंसान को जब पता चलता है ना मेरे अंदर ये खामी है, मेरा शायद अंदाजे बयां ठीक नहीं है, मैं फट पड़ती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे अंदर भी तकब्बुर है, मुझे भी हसद फील होता है, तो फिर क्या है, जब मुझे नजर आएगा ना अच्छा मेरे अंदर ये खामी है, देन आई विल ट्राई टू ओवरकम दोज खामियां। और फर्स्ट 3 वॉयजेस के अंदर क्या दिखाया गया कि इंसान जो है इतना कुछ इजाद करने के बाद वो फिर भी डीजेनरेटेड है। गन पाउडर इजाद किया लेकिन ही इज डिस्ट्रक्टिंग द ह्यूमैनिटी। दो पार्टीज बन गई फॉर द सेक ऑफ कंट्री बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कंट्री, दे आर मतलब स्प्रेडिंग ब्लड शेड्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स बने हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, इन्होंने क्या किया है, दे हैव जस्ट स्प्रेड द ब्लड शेड्स ऑफ द लेमैन, ठीक है। उन्होंने आम इंसान का ब्लड बहाया और किया गया। साइंस ने क्या किया, कुछ भी नहीं। दे हैव डीजेनरेटेड द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दे वर द डीजेनरेटेड, दिस दैट इज द डीजेनरेटेड नॉलेज, जो कि इंसान, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे में फर्क किया। इल्म नाफे वो होता है जो आपको नफा देता है, इल्म वो आपकी लाइफ चेंज करता है, उसको मजीद खूबसूरत करता है। इल्म गैर नाफे वो इल्म है जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा, आप परेशान हो जाएंगे उसको हासिल करके। या फिर डी जनरेशन यहाँ से भी इंसान की शो होती है कि उसके पास पार है, मजीद पार के पीछे पड़ गया। लिलीपुट के पास पार थी, ब्लिफेस्कोडियंस के ऊपर उन्होंने हमला कर, ठीक है। जिसके पास इल्म है, अगर साइंस है, उन्होंने एक रिसर्च कर ली, अगली में पढ़ गए, वो किया, उससे अगली में पढ़ गए। तो बेटा ये एक कंपटीशन है, और हम भी क्या कह रहे हैं, हम एक डिग्री लेते हैं फिर अगली, वो ली फिर अगली, वो ली फिर अगली, इसका कोई स्टॉप है? आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो पहले ही कर चुके थे। तो कासिम अली शाह को देखे ना, बीए करके उसने एक एकेडमी खोली थी, आज उसको देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम अपनी बेटियों की शादियां नहीं करते कि उसकी पहले तालीम पूरी हो जाए, फिर पता नहीं बेचारी को तालीम मिलनी है नहीं मिलनी, पता नहीं क्या होगा। बेटों की शादी इसलिए नहीं करते, पहले वो बेचारे पढ़ रहे होते हैं, फिर वो उन्होंने कोई महल बनाना होता है, फिर उन्होंने गाड़ी भी लेनी होती है, उसके बाद जो है जी वो क्या कहते हैं, जी पहले सारी बहनों की शादी हो जाए, फिर भाई बूढ़ा हो जाए, फिर उसकी शादी कर देंगे, ठीक है। कैन यू इमेजिन, इज दैट द रीजनरेशन? क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? और वो बच्ची जिसकी एमफिल में जाके आपने इंतजार किया है कि उसकी उम्र गुजर जाती है, फिर उसके रिश्ते नहीं होते। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है ना कि जब तुम्हारी बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दो, मैं तो कहती हूँ कर देंगे, जो उसकी किस्मत में है वो उसको मिल के रहेगा, ठीक है। ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारे पेरेंट्स का या किसी का, जिसका भी है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ, और मुझे बताएं जितनी भी एमफिल लड़कियां हैं, क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ, नो जॉब, नो हाउस होल्ड, इवन वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनकी शादी हो जाती है कि एमफिल करने के बावजूद भी मैं जॉब क्यों नहीं कर सकी, यानी कि उसके जहन में यही होता है कि मुझे, मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो जॉब है, वो घर नहीं है। तो उसके दिमाग से वो घर निकल जाता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, या हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया, बेटा वो तो हमने सारे ही फौत कर दिए ना, अल्लाह के अहकामात में, दीन में तावीलें कर करके सब खत्म है, ठीक है। आपकी जो किस्मत में है ना बेटा वो आपको मिल के रहना। यकीन जानिए, मेरी एक कलीग है माशाल्लाह, और शी टोल्ड मी कि उनकी जब मंगनी हुई थी तो उनके जो मंगेतर थे, ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग, और जब उनकी शादी हुई थी ना, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन पहले महीने की पहली तनख्वाह मिली थी, यानी कि उन्होंने कहा निकाह हो गया था, हमारी शादी होने वाली थी, और भाई के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन शी इज स्टिल अ हाउस वाइफ,
लेकिन माशाल्लाह वो कहती हैं कि जब हमारी शादी हुई है तो नेक्स्ट मंथ, मतलब शादी के नेक्स्ट डे ही उनकी भाई की जॉब हुई है। और आफ्टर दैट कहती 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी तनख्वाह ला के मेरे हाथ में। ये होता है ईमान वाला इंसान। जो मेरे अपने उस्ताद हैं जिनकी मैं अक्सर आपको बात बताती हूँ, अभी मैं गई थी सर के घर, तो जब आजकल सऊदीया में होते हैं, मक्का में होते हैं वो माशाल्लाह, तो जब मैं गई उम्रे पे उनके घर, लिटरली उनका एक ही ईमान था कि जो आने वाली होती है ना वो अपना रिस्क लेके आती है। तो आप यकीन करें, उनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। कहते मैं अपनी शादी से पहले था क्या, मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई है और अपना रिस्क लेके आई है, और कहते हैं मुझे देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंची। ये होता बेटा ईमान और गुमान। हम डिग्रियों की बेस पे बैठे 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 जो असल लाइफ का मकसद है ना, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, हम उसको खत्म कर दें। इल्म अच्छी चीज है, नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज शुड नॉट बी फॉर द नॉलेज से, इट शुड बी फॉर द, मतलब उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। जिसने फायदा उठाना होता है ना वो मैट्रिक तक की किताबों से भी फायदा उठा लेता है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बुजुर्गी जो है ना वो उम्र से भी नहीं आती और किताबें चाट लेने से भी नहीं आती। बुजुर्गी बस आ जाती है, किसी की बहुत छोटी उम्र में आ जाती है, किसी को 10 साल में अल्लाह ताला बुजुर्गी दे देता है, और किसी को बुढ़ापे में भी बुजुर्गी नहीं मिलती। बुजुर्गी मीन द विजडम लेवल। वो बेटा किताबें चाटने से नहीं आता, वो तदब्बुर और तफक्कर करने से। वी आर जस्ट गोइंग फॉर द, हम किताबें चाट रहे हैं, यकीन जानिए हम किताबें चाट रहे हैं। कोई, आप खुद सोचें, आप इतनी किताबें पढ़ने से सुकून मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है तदब्बुर और तफक्कर। जब आप उसको एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, उसको आप अपने साथ कंपेयर करेंगे, देन यू विल फील अ डिफरेंस, देन यू विल फील कि हु वाज द राइटर। दिल पे लगती है कि नहीं लगती? अगर ये अल्फाज आपके दिल पे नहीं लग रहे ना, इट मीन्स के दिल बड़ा साफ है बेटा। इन किताबों में अगर ये अल्फाज आप पढ़ते हैं और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा माइंड, इट मीन्स के दिमाग आपका इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार, वो इस वक्त तैयार नहीं है तदब्बुर और तफक्कुर के लेवल पे। तो सोचा करें, अपनी लाइफ का एनालिसिस किया करें, डेली बेसिस पे किया करें। आज व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी टुडे। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स बर्बाद हुआ जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। अगर मैं कल भी सिर्फ किताबें ही चाट रही थी और आज भी सिर्फ किताबें ही चाट रही हूँ, तो मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। इट मीन्स कि मैं डीजेनरेट हूँ, ठीक है। और रीजेनरेट मैं उस वक्त होंगी कि कल मैंने एक हदीस पढ़ी और मैंने उसी वक्त उस पर अमल किया, उसी वक्त उसको एब्जॉर्ब किया और उसी वक्त उसको अप्लाई किया और उसी वक्त उसको प्रीच कर दिया, फैला भी दिया। ये जब हम कुरान पढ़ते थे ना, तो हमारी टीचर हमें एक टास्क देती थी कि जो आपने पढ़ा है घर जाके पहली बार ये आपने अमल करना है। और सबसे मुश्किल मेरे लिए काम ये था, जब हमने पढ़ा ना खुदू लिन्नासी हुस्ना, उसके आगे जाके ना कुछ आयात आई थी जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान के से कहा था कि तू सब्र कर, फिर देख मैं करता क्या। मतलब उन आयात का मैं लब्बे लबाब आपको बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे वो नहीं याद, लेकिन वो सब्र से मुताबिक। और वो थी उसमें एक वर्ड यूज होता है सब्र के साथ, सुलह रहमी, और सब्र, और एक और वर्ड होता है सब्र के साथ तहम्मुल, जिसको रिश्ते जोड़ने वाली बात कहते हैं, मेरे जहन से वो वर्ड निकल गया। और उसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई आपको तोड़े तो आप उसको जोड़े ना, जो तुम्हें, हजरत अली का कौल है ना, जो तुम्हें तोड़े उसको जोड़ो। हमारी टीचर ने हमें एक टास्क दिया, उसी दिन करना था। उन्होंने कहा घर जाएंगी अब आप, वो कुरान का सारा वो, और मैं लिटरली रो रही थी कि या अल्लाह मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, तू पैदा कर दे, तू पैदा कर दे कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया ना, मैं उनको किसी तरह माफ कर दूं, मेरा दिल साफ हो। और मैं लिटरली वो आयत पढ़ के बहुत रो रही थी कि मेरे अंदर या अल्लाह ये चीज़ नहीं है, तो पैदा कर। और फिर जो हमारी टीचर थी, मैं हमेशा, मैंने अपने उस्तादों को बड़ा ओबे किया, और ये कोई आज से 4 साल पहले की बात है। तो मैं मस्जिद में ही बैठी हुई थी, कुरान क्लास में ही बैठी हुई थी, और उन्होंने आगे टास्क एक और दे दिया कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया है ना, आपने उसको गिफ्ट भेजा, और आज आपने उसको फ़ोन भी कर।
मैं घर आई, अब मेरी समझ में ना आया, उस्ताद ने होमवर्क दिया, मैं कैसे करूँ, और मैंने फिर वो किया, और लिटरली वो करने से वो मेरी अना टूट गई। अना टूट गई तो दिल को सुकून आ गया। ठीक है, और बाकी बेटा वो अल्लाह जो है ना वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। आप माफ कर दें, वो अल्लाह जो है ना वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो बेटा ये वो चीजें होती हैं जो इंसान को, हम पढ़ते तो हैं सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, ठीक है, नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद मांगो। हम ना तो नमाज पढ़ते हैं ना सब्र करते हैं, और फिर हम कहते हैं हमने तो कुरान का तर्जुमा तफसीर भी पढ़ा है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं, बहुत क्लेम, बेटा क्लेम तो मैं भी करती हूँ, बात तो अमल की होती है। ना तो कुरान की तफसीर पढ़ लेने से आप लोग चेंज होंगे, ना आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से चेंज हो सकते हैं। चेंज उस वक्त होंगे जब आप अपने आप को चेंज करना चाहेंगे। लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अल्लाह की खातिर अपने आप को बदलना चाहता है। तो जब मेरे अंदर चाहत नहीं है तो मैं कैसे बदल पाऊँ? जब मुझे ये नहीं पता कि मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को कैसे बदल पाऊँ? और गलत, और बाज़ औक़ात हमें पता भी होता है, लेकिन हमें, हमारे अंदर एरोगेंस इतनी होती है, हम कहते हैं कि इसने ऐसे किया था ना, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसे कर दिया। कहते हैं इनसे, वो व्हाट इज द रीजन? ये हमारी अना होती है। बेटा इसको तोड़ दें, यकीन करें, सुकून आ जाए। यकीन जानिए, अल्लाह माफ करने वालों को बड़ा पसंद करता है। आपको सारी दुनिया तंग करती रहे, करती रहे, करती रहे, लेकिन वो जो आपका सब्र, आपका दिल में जो सुकून होगा, जो आपका तवक्कल होगा, उसने आपको वो देना जो आपको इन लोगों की ना तो गालियां दे सकती हैं, ना इनकी प्रेजेस आपको कुछ और दे सकती। आप वहां पे पहुंचे। तो बेटा अल्लाह के साथ अगर लिंक कायम करना है ना, सबसे पहले दिल की सफाई करें। दिल साफ हो जाएगा ना, अल्लाह मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जाके इंसान की रीजनरेशन स्टार्ट होती है। इस लेवल पे जाके जब उसको पता चलता है मैं गलत, मुझे माफ करना है, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे पलट के जवाब नहीं देना, यहाँ से रीजनरेशन। बाकी बेटा इंसान इंसान को कभी कुछ नहीं दे सकते, ये चीज़ आप मेरी याद रखिएगा। अगर तो आपको लगता है आप किसी के साथ बहुत अच्छा करेंगे और वो आपके साथ बहुत अच्छा करेगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ताइफ के लोग जो है वो लहू लहान न करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत पर्सनैलिटी तो हमने कभी तारीफ में नहीं पढ़ी, ना हम किसी को जानते हैं। तो अगर किसी के अच्छे के बदले अच्छा होता ना, तो मुसलमानों को इस तरह से शहीद ना किया जाता मक्का में। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हिजरत ना करनी। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने खानदान वाले थे वो उनके खिलाफ बगावत ना करते। तो इस वजह से बेटा इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए और सुकून से गुजारिए। नॉलेज हासिल करें, अपने आप को रीजनरेट करें। अपने आप को बेटा रीजनरेट करें, और रीजनरेशन उस वक्त होगी जब मुझे पता चलेगा मेरे अंदर ये कम है। वो यूपीएस की बैटरी में पानी कौन कौन डालता है? उसने देखे कितने सारे सुराख होते हैं, देखे? अच्छा, उन सुराखों में पानी कौन कौन भरता है? एक सुराख में पानी कम होता है तो यूपीएस की बैटरी सही काम नहीं करती। ऐसे ही है पानी का लेवल। अपने अंदर चेक करें, हमारे अंदर भी डिफरेंट जो है ना, वो दिमाग के अंदर डिफरेंट इसी तरह की बॉटल्स लगी हुई। चेक करें किस किस में पानी कम है, नहीं तो बैटरी सही काम नहीं करेगी, लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बाकी मैंने कल आपको बता दिया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्लास? अपने प्राइड की वजह से वो सच्चाई देख नहीं पाता, वो ट्रुथ नहीं देख पाता, और फाइनली क्या होता है, उसका डाउनफॉल होता है। इसी तरीके से जब हमें अपनी बुराइयां बेटा नजर नहीं आती, और हिदायत कहते हैं इसको है, हिदायत ये नहीं है कि आपको औरों की बुराइयां नजर आना शुरू हो जाए और आप उनको फतवे देना शुरू हो जाए। हिदायत ये है कि इंसान को अपनी बुराई नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। एक्सक्यूज मैम। जी बेटा। मैम पहले 3 वॉइस मतलब स्विफ्ट, लेकिन जो 4th वॉइस है इसमें ये है कि आके जो है ना वो डायरेक्टली सटायर करता है ह्यूमन काइंड पे ना, तो
फिर हम कैसे कह देंगे कि पहले में डीजनरेट रहा है, हालांकि वो पहले में भी तो यही रीजनरेशन की कोशिश करता रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सैटायर वो सारी बुराइयां और फुलीज और वाइसेस बयान किए हैं उसने उस कम्युनिटी की, इंग्लिश एरा की, रॉयल कोर्ट की। तो वो भी एक मतलब रीजनरेशन की कोशिश करता रहा है पहले वॉइस में भी, तो हम उसको रीजनरेशन कैसे कहेंगे? लास्ट को रीजनरेशन और पहले लास्ट का तो बिल्कुल बनता है कि उसने डायरेक्टली जब ह्यूमन काइंड पे कर दिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन पहले भी तो करता रहा है, तीनों पे उसने सटायर किया, पहले तीनों वॉइस में हर वेज गुलिवर इज रिप्रेजेंटिंग द होल ह्यूमैनिटी ना। तो फोर्थ वॉइज में उसकी रीजनरेशन इस सेंस में होता है कि उसको पता चल जाता है सही और गलत क्या है। रीजनरेट इंसान तब करता है जब उसको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस फील होता है। तो उसको अंदाजा हुआ कि ये जो घोड़े कर रहे हैं ना ये ठीक कर रहे हैं और जो इंसान कर रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक है, और एट द एंड जो है हम स्विफ्ट के बारे में लिखेंगे कि स्विफ्ट ने ऑडियंस को इस कंक्लूजन पे छोड़ दिया कि रादर रैशनल वर्ल्ड इज बेटर और द इरेशनल वर्ल्ड इज द और द इमोशनल या सेंटिमेंट वाली जो वर्ल्ड होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे जाके जो है वो उसने फिर शो किया था, स्विफ्ट ने एक्चुअली ये शो किया था कि जब इंसान इस लेवल पे आता है तो फिर उसकी रीजनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो हम इसको ये कहेंगे कि इंसान को जब अपनी खामियां पता चल जाती हैं तो वो फिर रीजनरेट करता है। तो यहाँ पे लास्ट वॉइस के अंदर आके गुलिवर को अपनी खामियां पता चल गई थी, फर्स्ट 3 वॉइजेस के अंदर गुलिवर को अपनी खामियां नहीं पता चली। ठीक है, और एक और मैम के ये क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली कि जो नरेटर है वो गुलिवर है और जो उसके आइडियाज और जो रिव्यूज हैं वो स्विफ्ट के नहीं है, जोनाथन स्विफ्ट के वो आइडियाज और रिव्यूज नहीं है। तो हम इससे कैसे एग्री करेंगे? हमें तो ये जो एक राइटर होता है वो अपनी कहानी या अपना, जिस तरह हमने सरे और वाइट पढ़ा है तो उन्हें टेडोर कोर्ट पे लिखा था, उन्होंने पोइट्री जो लिखी है वो सारी अपने एरा की लिखी थी और जो उनके साथ गुजर चुका था। और सेम जितने भी राइटर हम पढ़ते हैं वो अपनी हिस्ट्री, अपने बैकग्राउंड और अपने पास्ट को लेकर लिखते हैं, या उनके जो मॉरल व्यूज या ओपिनियंस होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं अपनी पोइट्री या अपनी राइटिंग से। तो यहाँ पे आके हम कह देते हैं कि नहीं ये तो गुलिवर्स के रिव्यूज थे, एंड पे आके कहते हैं जबकि जो स्विफ्ट था उसके इस तरह के रिव्यूज नहीं थे। देखिए बेटा, हमेशा जो राइटिंग्स होती हैं 2 व्यू पॉइंट से लिखी जाती हैं, या तो वो सब्जेक्टिव होती है या वो ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होती है जो जैसे इंसान का पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे आपने पोइट्री के बारे में कहा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ये होता है कि आप बीइंग एन ऑब्जर्वर सोसाइटी के अंदर कुछ फॉलीज देखते हैं और आप उसको कहानी में कन्वर्ट करते हैं। तो गुलिवर ट्रैवल इज द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, स्विफ्ट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। उसने ऑब्जर्व किया, डिटैच होता है अलग कर लेना अपनी कहानी को, अपने आप को कहानी से। तो उसने डिटैच ऑब्जर्वर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक बीइंग अ डिटैच नैरेटर, उसने ये कहानी लिखी थी। जो कहानी सुनाता है ना वो किसी और की कहानी सुनाता है, इस वजह से इसको आर्ट ऑफ नरेशन कहते हैं। जो आप पोइट्री की बात कर रहे हैं ना बेटा वो और चीज है। एनी क्वेश्चन एल्स क्लास? मैम लास्ट वन, ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे वो फ्लेम एंड फ्लेयर लिखा हुआ है कि वो जो है ना थर्ड वॉयज में वो है, तो फ्लेम एंड फ्लेयर से क्या मीनिंग लेंगे हम यहाँ से? यानी कि उसके अंदर भी जितना ही फ्लेम एंड फ्लेयर है उसमें भी